नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। हम लोग कर रहे थे काव्य के लक्षण। पिछली क्लास में हमने काव्य के लक्षण में संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण पढ़ लिए थे, जिसमें हमने संस्कृत आचार्य बामठ अलंकारवादी आचार्य हैं जो कि उनकी परिभाषा, इसी तरह से हमने मम्मट, बामन और कुंतक सभी आचार्यों को अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं हिंदी आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। सबसे पहले इनमें है आचार्य चिंतामणि। कौन है? आचार्य चिंतामणि। इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर काव्य लक्षण दिए हैं और इन्होंने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से दी है। इन्होंने आधार किसको बनाया है? संस्कृत आचार्य मम्मट हैं, जो उनका जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश है। उस काव्य प्रकाश में जो आचार्य मम्मट ने काव्य के लक्षण बताए हैं, उन्हीं को आधार बनाकर आचार्य चिंतामणि ने काव्य लक्षण दिए हैं और उन्होंने ये परिभाषा दी है। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुद्ध कहत सब कोय। इसमें परिभाषा में साफ स्पष्ट दिख रहा है कि सगुण, जिसमें गुण हो, अलंकार हो, सहित दोष रहित हो, भी दोष भी नहीं होना चाहिए। ऐसे जो कृति होगी, ऐसी रचना होगी, उसको हम कविता कह सकते हैं, हम काव्य कह सकते हैं। और शब्दार्थ को भी इन्होंने महत्व दिया है। ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कई बार हिंदी आचार्यों में। ये परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है, जो आचार्य चिंतामणि द्वारा दी गई परिभाषा है। बस मम्मट और जो आचार्य चिंतामणि हैं, उनके द्वारा जो काव्य लक्षण दिए गए हैं, उनमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि चिंतामणि जो हैं वो तो कहते हैं कि अलंकार होने चाहिए, अनिवार्य बताया है उन्होंने अलंकार को। लेकिन मम्मट कहते हैं कि अलंकार ना भी हो तो भी हम काव्य को कविता कह सकते हैं, किसी रचना को कविता कह सकते हैं, काव्य कहा जा सकता है। वो अनिवार्य नहीं मानते, अलंकार को वैकल्पिक मानते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे है जी आचार्य कुलपति मिश्र। आचार्य कुलपति मिश्र, इन्होंने भी मम्मट को आधार बनाते हुए ही काव्य के लक्षण प्रस्तुत किए हैं और जो इन्होंने परिभाषा दी है वो ही आपको अच्छे से याद रखनी है। दोष रहित और गुण सहित कुछ अल्प अलंकार। क्या कहते हैं ये? दोष रहित और गुण सहित कुछ अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। बस वर्डिंग चेंज है, सेम सी परिभाषा है आचार्य चिंतामणि की और आचार्य कुलपति मिश्र की। इन्होंने भी वैसा ही कहा है कि कैसा होना चाहिए? दोष रहित होना चाहिए, गुण सहित होना चाहिए और उसमें कुछ अलंकार भी होने चाहिए। ऐसे शब्दार्थ को हम काव्य कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं। इन्होंने एक प्रधानता किस चीज़ को दी है? दोष रहित होना चाहिए, गुण सहित कुछ अलंकार युक्त शब्दार्थ जो होता है उसे हम कविता कह सकते हैं। ये कहना है आचार्य कुलपति मिश्र का। तो आगे जो आचार्य हैं वो हैं आधुनिक युग के। आधुनिक युग के जिन समीक्षकों ने काव्य पर मौलिक ढंग से विचार किया है, इनमें सर्वप्रमुख कौन कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और बाबू गुलाब राय आदि हैं। ये तीनों आचार्यों को हमने पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या काव्य लक्षण बताए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काव्य के लक्षण दिए हैं वो हम देख लेते हैं। शुक्ल जी ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, ये याद रखना है कि जो निबंध संग्रह है वो कौन सा है? चिंतामणि भाग 1 है। के निबंध कविता क्या है? अब कविता क्या है? ये निबंध है। संग्रह, निबंध संग्रह भी आपको याद रखना और निबंध भी आपको याद रखना है कि कौन सा निबंध है, कौन सा निबंध संग्रह है। मैं काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो, यहाँ पर जो है
शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई परिभाषा। ये अकेली परिभाषा भी पूछ ली जाती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है। कौन से निबंध से है, कौन से निबंध संग्रह से है, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जो शुक्ल जी है काव्य में रागात्मक तत्व, रसात्मक और भावात्मक तत्वों की प्रधानता जरूरी मानते हैं, वे देते हैं। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो चमत्कार को महत्व नहीं देते। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन से आचार्य चमत्कार को महत्व नहीं देते, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं, रागात्मक तत्व, रसात्मक तत्व और भावात्मक तत्वों को प्रधानता देते हैं। तो ये थे हमारी रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण। आगे है जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं आपको वो चीज़ें करा रही हूँ, आपको आलतू फालतू का कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो ही इसमें आपको मैं कवर करवा रही हूँ। पढ़ने को तो बहुत दिया होता है बुक्स में, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे काम आए। आगे है जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या कहा है कि किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता, क्या है, वक्तृता का नाम कविता है। ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इस अर्थ में जो कविता है, इस अर्थ में कविता अत्यंत व्यापक हो जाती है। वह गद्य और पद्य दोनों रूपों में हो सकती है तथा उसमें दो गुण होने चाहिए, प्रभाव डालने की क्षमता और आनंद प्रदान करने की शक्ति। गुण कौन कौन से होने चाहिए? एक तो प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए और एक आनंद प्रदान करने की शक्ति होनी चाहिए कृति में, तो उस कृति को हम काव्य कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। आगे है जी आगे हमने कहाँ तक कर लिया? इस अर्थ में कविता अत्यंत व्यापक हो जाती है, वह गद्य और पद्य दोनों रूपों में हो सकती है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये गद्य और पद्य दोनों रूपों में हो सकती है तथा उसमें दो गुण, कौन कौन से गुण ये याद रखने हैं कि प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए और आनंद प्रदान करने की शक्ति होनी चाहिए। मनोभाव जब शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। जब हमारे मन के भाव कविता बन के हम लिखते हैं, हम अपने कलम के द्वारा उसको उतारते हैं, अपने मन के भावों को, चाहे वो पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक हो, हम उसे कविता कह सकते हैं। आगे है जी बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। ये इन्होंने क्या परिभाषा दी है? इन्होंने कहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। ये परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा नहीं, मैं जो इम्पोर्टेंट है वही लाई हूँ आपके लिए। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति ही क्या है? काव्य है। कुछ पाश्चात्य समीक्षक हैं, उन्होंने भी काव्य लक्षण बताए हैं, उनकी परिभाषाएं भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो जो मेन हैं वो परिभाषाएं हम देख लेते हैं। सबसे पहले है मैथ्यू आर्नल्ड। इन्होंने जो परिभाषा दी है, इन्होंने कहा है कि पोइट्री एट बॉटम इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये परिभाषा देने वाले कौन हैं? मैथ्यू आर्नल्ड हैं। अर्थात कविता, यहाँ कविता है, थोड़ी मिस्टेक है, कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ये कहते हैं कि जो कविता होती है वो मूल रूप में जीवन की आलोचना ही होती है। इस परिभाषा में काव्य का लक्षण तो दिखाई नहीं देता,
पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कविता का जीवन से गहरा संबंध होता है। इसमें क्या है कि जो कविता जीवन से जुड़ी होती है, ठीक है। जो आगे है उसके बाद जो अगले अगले समीक्षक हैं वो है कॉलरिज। कौन है? कॉलरिज। इन्होंने क्या परिभाषा दी है? पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इन वेस्ट ऑर्डर। पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इन वेस्ट ऑर्डर्स, अर्थात सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। ये परिभाषा देने वाले हैं कॉलरिज। ये परिभाषा ही आपको याद रखनी है। हडसन ने क्या परिभाषा दी है? पोइट्री इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन। ये परिभाषा है हडसन की। क्या है? ये परिभाषा देने वाले हडसन हैं। ये इंग्लिश की 3 परिभाषाएं मैंने आपको करवाई हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। अर्थात इन्होंने कहा है कि जो कविता है वो कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या करना ही कविता है। इस परिभाषा में हडसन ने कविता का संबंध जीवन से जोड़ा है तथा कल्पना और संवेग को कविता का साधन माना है। ये भी आपको याद रखना है। जीवन से कॉलरिज ने भी जोड़ा है और ये हडसन ने भी जीवन से संबंधित बताया है कविता को। इन कविताओं को पढ़ने से कुछ सामान्य लक्षण आते हैं सामने, वो आप देख लेना क्या लक्षण होने चाहिए। एक तो मानवीय अनुभूति होनी चाहिए। कविता में मानवीय अनुभूति होनी आवश्यक है। भाषा द्वारा उसकी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। अगर अनुभूति है तो भाषा द्वारा उसको अभिव्यक्त किया जा सके। अभिव्यक्ति में कलात्मकता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति में कलात्मकता भी होनी अनिवार्य है। इन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मेरे हिसाब से हमने संस्कृत के जो आचार्य हैं उनके द्वारा बताए गए काव्य लक्षण भी कर लिए, हिंदी आचार्यों के द्वारा भी और पाश्चात्य समीक्षकों के द्वारा। अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से अवश्य आएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।